नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी रबी सीजन चल रहा है और इसमें किसान भाई लहसुन की खेती कर रहे हैं। और लहसुन चाहे देसी हो या ऊटी हो या तुलसी रियामन या कोई सी भी वेराइटी हो, उसमें अगर उसे सही तरीके से सही समय पर खाद डालकर और बेसल डोज में क्या डालना है और आपको खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, बुआई या चौपाई में क्या सावधानी रखनी है, कलिया बीज उपचार कैसे करना है या कलिया करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, ऐसी तमाम जानकारी या सावधानी अगर नहीं रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और हमारा खर्चा ज़्यादा लग जाता है, उत्पादन और क्वालिटी कम आती है। और अगर सही सावधानी रखते हैं तो हम कम खर्चे में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी होने के कारण पूरे वर्ष भर हमें अच्छे भाव मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको लहसुन की खेती की संपूर्ण जानकारी, खेत तैयारी से लेकर पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों से जुड़ी, खेती से संबंधित, लहसुन भाव भविष्य, लहसुन भंडारण और पूरी जानकारी देखने के लिए आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, लहसुन की खेती में सबसे पहले आप यही ध्यान रखें कि आप रकबा ज़्यादा ना लगाएं। क्वांटिटी पर ध्यान न देते हुए आप क्वालिटी पर ध्यान दें, जिससे कि कम खर्चे में आप अधिक मुनाफा और अच्छा भाव ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक सीमित रकबे में हर वर्ष जो है सीमित मात्रा में लहसुन लगाएं, जिससे कि उत्पादन अच्छा आएगा। उसके बाद लहसुन की खेती में जो इनपुट लगता है उसमें सबसे मेन होता है लहसुन की बीज, क्योंकि यह काफ़ी महंगा भी पड़ता है। अगर हम खरीद कर लगाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। आपके पास बीज की व्यवस्था है तो आप खेत की तैयारी में लग जाएं। खेत की तैयारी करते समय आपको जो कल्टीवेटर की सहायता से एक जो है आपको हंकाई करनी है और उसमें अच्छे से जो गहराई तक उसकी गहरी जुताई आपको करनी है। गहरी जुताई करने के बाद उसमें आपको अच्छी पकी हुई सड़ी हुई देसी गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद की बात करें तो 2 से 3 ट्राली प्रति बीघा आप डाल सकते हो और 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। खाद अच्छी पकी हुई होनी चाहिए, उसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर फंगस जनित रोग और कीटाणु काफ़ी ज़्यादा परेशान हमें करते हैं और हमारी लहसुन की फसल का उत्पादन कम आता है। और जबकि पकी हुई गोबर की खाद होती है तो वह ऑर्गेनिक कार्बन हमारे खेतों में बढ़ाती हैं, हमारे जो खाद अंदर पड़े हैं वह भी अच्छे से काम करते हैं और लहसुन काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप यही ध्यान रखें कि खाद का देसी गोबर पका हुआ होना चाहिए, अच्छा से सड़ा हुआ होना चाहिए 2 साल का, और उसे एक समान मात्रा में पूरे खेत में बिखेर दें। खेत में खाद बिखेरने के बाद या पहली जुताई करने के 2 दिन धूप लगने के बाद आपको दूसरी जुताई जो पंजी की सहायता से करनी है और उसे भी अच्छी गहरी जुताई के माध्यम से आपको करना है, जिससे कि मिट्टी और पलट जाएगी, उसमें अगर नमी होगी तो वह भी सूख जाएगी और काफ़ी अच्छे से खेत सूख जाएगा। खेत सूखा होने के कारण उसमें बैक्टीरिया जनित और फंगस जनित रोग जो पूरी बारिश हमारे खेत में पनपे होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिससे कि हम कम खर्चे में, कम दवाई में, कम फंगीसाइड स्प्रे करके अच्छी फसल ले सकते हैं। तो आप 2 बार गहरी जुताई विपरीत दिशा में जरूर करें। पहली जुताई आपने पूर्व पश्चिम की है तो यह उत्तर दक्षिण जरूर करें। उसके बाद खेत को समतल और भुरभुरा बनाने के लिए और जो देसी गोबर की खाद डाली है उसे समतल या अच्छे से मिलाने के लिए आप रोटावेटर या पाटे की सहायता से खेत को समतल जरूर करें। अगर आप चौपाई करवाना चाहते हो तो थोड़ा मीडियम ही रोटावेटर करें, बारीक कम करें, और अगर सीडिल से बुआई कर रहे हो तो थोड़ा बारीक कर सकते हो, पर ज़्यादा बिल्कुल बारीक भी नहीं करना है। कुछ किसान भाई जो दूसरी हकाई करते हैं उससे पहले या उसके बाद में ही जो रासायनिक खाद होते हैं जैसे कि डीएपी, यूरिया या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो भी हम आगे आपको बताएंगे वो भी डाल देते हैं, पर कुछ किसान क्यारियां बनाकर या बुआई के बाद ही डालते हैं। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार वहां पर निर्णय ले सकते हैं। खेत को समतल बनाने के बाद बारी आती है लहसुन की कलियां करने की, जिसमें कि हमें काफ़ी सावधानी रखनी होती है। किसान भाइयों का सवाल रहता है कि इसे हाथों से करें या मशीन से। तो किसान साथियों, आप अगर ऊटी या रियामन सिल्वर लगा रहे हो या बड़ी कली वाला आपके पास बीज है G2 वगैरह का, तो आप हाथों से ही कलियां करें। बाकी अगर आपके पास बारीक क्वालिटी का या बारीक वेराइटी का जो लहसुन आता है, कलियां बारीक रहती हैं, उसे मशीन से भी कर सकते हैं। अगर रकबा ज़्यादा लगा रहे हो तो मशीन से करें, वरना आप जो है हाथों से ही कलियां करें। इससे कलियां कम खराब होती हैं, फंगस कम लगती हैं और अंकुरण और जल्दी हमारी जो लहसुन की फसल है वह उगकर बाहर आ जाती हैं, क्योंकि मशीन से काफ़ी कलियां चपटी होने की संभावना रहती हैं। कलियां पिलपिली होने के कारण या उसमें से पानी छोड़ने के कारण वह सूखती भी नहीं है, और लहसुन सीडिल से अगर बुआई करते हैं तो उसमें भी वह काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान करती हैं और कलियां
सीडिल प्रॉपर रूप से नीचे नहीं डाल पाती हैं, उसमें मशक्कत करनी पड़ती है। कलियां करने के बाद अच्छे से धूप लगाएं 1 दिन की, उसके बाद उसे जो है छांवदार स्थान पर फैलाकर उसमें बीज उपचार करें। बीज उपचार आप फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर से कर सकते हो, इसकी जानकारी हमने चैनल पर डाल रखी है। तो अच्छे से मिलाएं, एक समान आप अच्छे से उपचारित करके उसे 2 घंटे छांवदार स्थान पर सुखाकर फिर उसकी बुआई या रोपाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से धूप में आपको फैलाकर आपको एक समान कलियों को सुखाना है और उसके बाद अच्छे से उसे खेत पे ले जाकर आपको बुआई या रोपाई के माध्यम से उसे अपने खेत में लगा सकते हो। बीज उपचार में सावधानी यही रखें कि इसे धूप में ना सुखाएं, छांवदार स्थान पर 2 से 3 घंटे जरूर सुखाएं और बीज की जो दर है वह एक समान रखें। आप फंगीसाइड में झेलोरा या इंसेक्टिसाइड में थायोमेथाक्साम भी ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है बुआई की। तो बुआई, कुछ किसान भाई बुआई करते हैं तो कुछ मजदूरों से रोपाई करते हैं। आप किसी भी प्रकार की विधि से करें या मल्चिंग पर कर रहे हैं तो उसमें भी आप रोपाई कर रहे हो तो उसमें यही सावधानी रखें कि क्यारी एक समान होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। उसके बाद बीज ज़्यादा गहराई में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वह उगने में समस्या आती है और फिर उखाड़ने में भी समस्या आती है। बाद पालियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्यारियाँ ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बुआई में यही सावधानी रखें कि बीज दर सही डालें। आप कलियाँ अगर आपकी मीडियम साइज की हैं तो 1 क्विंटल 60 किलो के आसपास कलियाँ लगती हैं। बड़ी कलियाँ होने पर 1 क्विंटल 80 किलो लग सकती हैं। छोटी कलियाँ होने पर 1 क्विंटल 30-40 किलो भी कलियाँ प्रति बीघा के हिसाब से डल सकती हैं। अगर आप मजदूरों से रोपाई जो चौपाई करवा रहे हो तो उसमें कलियाँ कम लगती हैं, 1 क्विंटल 30 किलो बीज पर्याप्त होता है 1 बीघा के लिए। उसमें भी आप दूरी की जो ध्यान रखें, लगभग लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 4 इंच होनी चाहिए और बीज से बीज की दूरी भी 2 इंच जरूर होनी चाहिए, जिससे कि क्यारियाँ अपनी पूरी भरा जाएगी और जगह भी खाली नहीं रहेगी और कंद भी काफी अच्छा बनेगा। किसान साथियों, रोपाई और बुआई के बाद जो बात आती है खाद उर्वरक की। तो खाद उर्वरक में हमें जो आप खेत की तैयारी करते समय हमने आपको बताया है कि आप 2 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट या कोई सा भी भू सुधारक खाद डाल सकते हो, जिससे कि मिट्टी में भुरभुरापन और मिट्टी में अच्छे से जो है मुलायमपन रहे। उसके लिए आप डाल सकते हो, जिसमें कि बायोकेयर कंपनी का बायोसील भी आता है और भी कई सारे भू सुधारक खाद या सिंगल सुपर फास्फेट आप 2 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद बात आती है मुख्य पोषक तत्वों की। तो आप उसमें NPK 12-32-16 1 बोरी प्रति बीघा या DAP 18-46 1 बोरी प्रति बीघा प्लस 25 किलो प्रति बीघा जो पोटास की मात्रा आती है म्यूरेट ऑफ पोटास, वह ले सकते हो। उसके बाद इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप कॉम्बी किट भी ले सकते हो। अगर आपके यहाँ पर कीड़ों की समस्या है तो पिप्रोनिल के नाम से 0.03% या 0.06% अल्ट्रा रिजेंट के नाम से एक पाउडर आता है, वह ले सकते हो। और इसके अंदर आप किलो प्रति बीघा के हिसाब से सल्फर बेंटोनाइट सल्फर भी मिला सकते हो और अगर पाउडर वाला सल्फर मिला रहे हो तो 3 किलो प्रति बीघा वह भी मिला सकते हो। अगर आप सल्फर नहीं मिला रहे हैं, सल्फर बाद में देना चाहते हैं, तो अभी जो माइकोराजा के नाम से एक फंगस आती है या जैविक खाद आता है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है और मित्र फंगस की रक्षा करता है और जो दुश्मन फंगस होती है उसे खाने का काम करता है और जड़ों को पोषक तत्वों तक पहुंचाने का काम करता है। तो माइकोराजा जो कि धानुका के माइकोर में आपको मिल जाएगा, क्रिस्टल के क्रिस्टोराइजा में मिल जाएगा और बायोकेयर कंपनी भी माइकोराजा बना रही है, वह भी आप लेकर इसमें 3 किलो या 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से मिलाकर सब खादों का एक अच्छे से मिश्रण बनाकर जिस प्रकार से हम मिला रहे हैं इस प्रकार से 2 बार अच्छे से काट कर उसे एक समान मात्रा में मिलाकर एक समान पूरे खेत में आपको छिड़क देना है। यह कार्य आप खेत की तैयारी करते समय भी कर सकते हो या फिर आप क्यारियां बनाने के बाद सिंचाई के पहले भी कर सकते हो। उसके बाद खाद उर्वरक के बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो लहसुन में खरपतवार नियंत्रण 2 तरह से किया जाता है, एक खरपतवार उगने से पहले और एक खरपतवार उगने के 20 दिन बाद। तो अभी बात करेंगे हम खरपतवार उगने से पहले या प्री एमरजेंस हेर्बिसाइड के रूप में। तो इसमें आप पेंडामेथलिन 30.7% और जो प्लस में ऑक्सीफ्लोरोक्विन 23.5% होती है वह आप 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से या 100 ml प्रति बीघा के हिसाब से और पेंडामेथलिन 38% वाली 350 ml प्रति बीघा के हिसाब से लेकर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप अच्छी तरह से सिंचाई के पहले तुरंत पहले स्प्रे करके या जो आप सिंचाई के पहले इसे स्प्रे करके सिंचाई कर सकते हो। यह दवा स्प्रे करने के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी है, ज़्यादा देर नहीं रखनी है, नहीं तो इसका गैस खत्म होने के बाद यह काम नहीं करती है।
उसके बाद बात आती है सिंचाई की, तो सिंचाई आप रेन पाइप के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या खुली जो सिंचाई होती है फ्लड इरिगेशन उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। अगर आप ड्रिप से कर रहे हो, मल्चिंग पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्प्रिंकलर से कर रहे हो तो भी सामान्य पानी देना है। अगर उसके बाद फ्लड इरिगेशन कर रहे हो तो क्यारियों में आपको कम कम पानी छोड़कर देना है, जिससे कि लहसुन की कलियां उखड़ेगी नहीं, धुलेगी नहीं और एक समान उसका जर्मिनेशन होकर एक समान फसल का जमाव होगा। तो सिंचाई आपको करनी है। उसके बाद में पहली सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई 6 से 7 दिन पर करनी है। मिट्टी अलग अलग होने के कारण 1-2 दिन ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप खेती करते हो, लहसुन की खेती करते हो तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है और लहसुन की चाल बिल्कुल निरोगी रहेगी, उसमें कोई भी रोग नहीं लगेंगे और खाद उर्वरक और पोषक तत्वों की पूर्ति होने के कारण उत्पादन क्वालिटी और भाव आपको अच्छा मिलेगा। तो ये बुआई और दूसरी सिंचाई तक की जानकारी हमने दे दी है। इसके बाद भी हम जानकारी लेकर आते रहेंगे कि 20 दिन बाद आपको अगर खरपतवार उगता है तो कैसे नियंत्रित करना है, उसमें और निंदाई के समय को से खाद बीज डालने हैं, कितने कितने दिनों पर सिंचाई करनी है, ऐसी तमाम जानकारी चैनल पर डाल रखी है। आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास कोई जानकारी हो या कोई जानकारी छूट गई हो तो वह भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव या आपकी जानकारी होगी तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। चैनल पर जाकर एक बार सभी वीडियो जरूर देखें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।